हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये पुस्तक लॉन्च की जा चुकी है, जिसको आप सभी लोग मार्केट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र के ऐप पर भी आसानी से आपकी पुस्तक उपलब्ध है, जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं क्लास के बारे में। तो इस पुस्तक पर आधारित सारी वीडियो श्रृंखलाएं आपको समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होगी, जिसमें आपको राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, खेल, उसके अलावा साथ ही साथ बिहार पीसीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल और आपके अन्य सारे टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसमें हम सारे चीज़ों को पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको इसी बुक पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाई जाती हैं, जो उतना आपके लिए विजिबल नहीं होता है, समझने योग्य नहीं होता है। इसलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पूरी किताब पर आधारित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं ये आपके पीपीटी के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो आपके लिए समझने में काफ़ी आसान होगा। और इसीलिए आपका ये जो नया चैनल है, इस आपके समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर इस पूरी किताब से संबंधित वीडियो लेक्चर श्रृंखलाएं शुरू की जा रही हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस पुस्तक पर आधारित अपने आर्थिक परिदृश्य को। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने आपके आर्थिक परिदृश्य के भाग 2 के बारे में। इसके पहले भाग 1 हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में उसमें हम लोगों ने पूरे भारत के जो बजट है जो आपका फरवरी के महीने में जारी किया जाता है, एक प्रकार से वित्त मंत्री के द्वारा जो प्रस्तावित किया जाता है, उसके अलावा बिहार के बजट के बारे में भी उसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, पार्ट 1 को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज भाई आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट हैं इकोनॉमी में पार्ट 2 में, उनमें आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच में। ठीक है, चलिए पहला हमारा है मौद्रिक नीति वक्तव्य 2022-23। ये आपकी मौद्रिक नीति जो वक्तव्य है आरबीआई के अध्यक्षता में, एक प्रकार से जो गवर्नर हैं आरबीआई के, उन शक्तिकांत दास जी, उन्हीं की अध्यक्षता वाली एक मौद्रिक नीति समिति के द्वारा ये आपकी मौद्रिक नीति वक्तव्य को जारी किया जाता है। 2022-23 का वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें आरबीआई के द्वारा कई सारे रेट जो हैं जारी किए जाते हैं, जिनमें अगर सबसे पहले बात करें, जो आरक्षित अनुपात है सीआरआर कितना है, तो 4.50% है, जबकि एसएलआर कितना है, तो 18% है। उसके अलावा आधार यानी बेस रेट कितना है, तो बेस रेट आपका 7.75% से लेकर के 8.80% तक है, जबकि बचत जमा दर कितनी है, तो ये आपकी 2.70% से लेकर के 3% है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके रेपो रेट हैं, इसमें 5.50% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। जो पहले 4.90% था, वो अब 5.40% हो चुका है। एफआरआर कितना है, ये ट्रिपल आर आपका 3.35% है। एमएसएफ आपका जो है ये आपका है 5.65%। आपका एसडीएफआर जो है 5.15% और आपका जो बैंक रेट है ये है आपका 5.65%। ये महत्वपूर्ण दरें हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि रेपो रेट में परिवर्तन किया गया है लगभग कितना, तो 50 आधार अंक का परिवर्तन हुआ है रेपो रेट में, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर पेमेंट विजन, नेक्स्ट हमारा है पेमेंट विजन 2025, ये भी किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये भी आरबीआई के द्वारा पेमेंट विजन 2025 को जारी किया गया है। किसके द्वारा, तो आरबीआई द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया, जिसका मुख्य विषय क्या है, भुगतान सभी के लिए, सभी जगह, हर समय, यानी ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, इसका जो है विषय रखा गया है पेमेंट विजन 2025 का। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, सुदृढ़, तेज, सुविधाजनक और सुलभ तथा किफायती ई भुगतान विकल्प को प्रदान करना। यानी एक प्रकार से आपको पता है इस समय डिजिटल भुगतान का माध्यम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा ये आपका भुगतान विजन 2025 को जारी किया गया, जिसमें एक प्रकार से जो उपयोगकर्ता हैं उनके लिए सारी सुविधाओं को बहुत ही सुलभ बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस आपके भुगतान विजन 2025 को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुट तथा आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के मार्गदर्शन के आधार पर इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है नमूना पंजीकरण प्रणाली। कौन सा, नमूना पंजीकरण प्रणाली, मई
2022। ये जो आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली है, ये जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं, महारजिस्ट्रार, उन्हीं के द्वारा ये आपकी जारी की जाती है। हाल ही में महारजिस्ट्रार कार्यालय भारत सरकार के द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन मई 2022 इसको जारी किया गया है। और इस सर्वेक्षण में राज्यों को बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्गीकृत करके उनके आंकड़े जारी किए गए हैं। यानी इस आपकी रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट में रैंकिंग दी गई है, वो कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो 3 श्रेणियों में उनको बांटा गया है, याद रखिएगा, जिनमें बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगर इस बुलेटिन में बात किया जाए तो बड़े एवं छोटे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की अगर तुलना करें तो 2020 में जहां सर्वाधिक जन्म दर कहां पर है, बिहार में 25.5% रही है। वहीं सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहां पर रही है, तो मिजोरम में कितने, 1000 पर 3। ठीक है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है कितना, 1000 पर 3 बच्चों की मृत्यु, और ये कहां पर रही है, तो मिजोरम में। सर्वाधिक मृत्यु दर कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ में है 7.9, कितने पर, तो 1000 में। जबकि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहां पर है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, 1000 पर 43 बच्चों की मृत्यु। ठीक है, 1000 पर 43 बच्चों की मृत्यु हुई है, सर्वाधिक कहां पर, मध्य प्रदेश में। ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डियर, याद रखिएगा। बर्थ रेट की अगर बात की जाए तो विगत 5 दशकों में अखिल भारतीय स्तर पर जन्म दर में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर जन्म दर में गिरावट हुई है एक प्रकार से, तो काफ़ी अच्छी बात है। हमारे देश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है उसके लिए। और 1971 में 36.9 प्रति हजार से गिर करके ये आपका 2020 में 19.5 प्रति हजार पर आ गई है। क्या यहाँ पर आपके जन्म दर। उसके अलावा भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पर है, तो बिहार में 25.5। उसके अलावा सबसे कम जन्म दर कहाँ पर है, तो ये है केरल में 13.2%। जबकि सभी भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार में 10.8। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर विगत 5 वर्षों में मृत्यु दर में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन याद रखिएगा, जब जन्म दर में गिरावट हो, मृत्यु दर में गिरावट हो, तब जनसंख्या संतुलित बनी रहती है। लेकिन अगर जन्म दर कम हो, मृत्यु दर ज़्यादा हो, तो वहाँ पर जनसंख्या एक प्रकार से काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, और किसी ऐसे देश में जहाँ जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर कम हो, तो उस देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, यानी एक प्रकार से जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। याद रखिएगा, यह जो है आपका वर्ष 1971 के 14.9 पर प्रति हजार से गिर करके 2020 में कितना आ चुका है, तो 6 प्रति हजार हो चुकी है यहाँ पर मृत्यु दर। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो बड़े एवं छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पर है, तो दिल्ली में है 3.6 प्रति हजार। उसके अलावा सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में है 7.9 प्रति हजार। लेकिन अगर कहीं पर मृत्यु दर कम है तो उसका रीजन ये भी है कि वहाँ पर जो है एक प्रकार से वो क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका है, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएँ काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से लोगों को बीमारियों से इलाज काफ़ी आसानी से मिल जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु दर वहाँ पर कम है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2020 के संदर्भ में शीर्ष मृत्यु दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो छत्तीसगढ़ 7.9 सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। उसके बाद ओडिशा, उसके बाद पंजाब, फिर केरल और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कहाँ पर है, तो न्यूनतम है दिल्ली में। उसके बाद आपका नागालैंड और दादर नगर हवेली में, दमन दीव में कितना है, तो 3.7 इन तीनों जगह पर है। उसके अलावा चंडीगढ़ में आपका 3.9, सिक्किम में है 4.1। ठीक है, प्रति हजार है। ये सारे आपके आंकड़े प्रति हजार दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर जो आपका है ये, यानी आपके एक प्रकार शिशु मृत्यु दर का वर्तमान जो स्तर है 2020 में 1000 जीवित जन्म दर पर 28 शिशुओं की मृत्यु होती थी। जबकि 1971 में प्रति 1000 पर 129 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी जन्म लेते समय। ठीक है, जन्म लेते समय 129 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, जो अब उसमें काफ़ी सुधार हो चुका है एक प्रकार से शिशु मृत्यु दर में, जो अब कितनी है, तो 1000 पर 28, यानी इसकी तुलना में लगभग 1/4 से भी कम हो गया है। काफ़ी सुधार किया गया इसमें। उसके अलावा अगर बात की जाए शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर, तो मिजोरम में सबसे कम है 3, 1000 पर 3 है। वहीं मध्य प्रदेश में 43, 1000 पर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पर है, मिजोरम में। और 2020 के संदर्भ में सर्वाधिक जो आपकी शिशु मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
आसाम और उड़ीसा ये राज्य शीर्ष पर थे। शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और 2020 के संदर्भ में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो न्यूनतम में अभी आपने देखा सबसे कम है मिजोरम में, उसके बाद है नागालैंड में, उसके बाद है गोवा और सिक्किम में, उसके बाद है केरल, पांडुचेरी और मणिपुर में, ठीक है। ये सबसे न्यूनतम आपके शिशु मृत्यु दर वाले राज्य हैं। सबसे अगर अधिकतम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर आएगा। सबसे न्यूनतम बात की जाएगी तो मिजोरम, नागालैंड और गोवा शीर्ष पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार यहाँ पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पहले का रिपोर्ट था, जहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके इस रिपोर्ट के माध्यम से सर्वाधिक मृत्यु दर कहां पर है, सर्वाधिक जन्म दर कहां पर है, उसके अलावा महिलाओं की मृत्यु दर कितनी है, महिलाओं की जन्म दर कितनी है, सारी एक प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा अटाइव होते रहते, चलिए, ठीक है, हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है। राष्ट्रीय यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण आपका 5 ये है, और इसको जो है मनसुख मांडविया जो हमारे चिकित्सा मंत्री जी हैं उन्हीं के द्वारा इस आपके 5वें दौर की रिपोर्ट को जारी किया गया, यानी इसके 5वें संस्करण को जारी किया गया है। भारत ने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों से उल्लेखनीय प्रगति की है और राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर, कुल प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या और आपके जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 4 और 5 के मध्य में 2.2 से घट करके कितनी हो चुकी है, 2.0। एक प्रकार से जो जन्म दर है भारत में वो 2.2 से घट करके कितना हो गया है, 2.0 हो गया, यानी जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसमें भारत के सिर्फ 5 राज्यों में प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर जो है 2.1 से अधिक है, यानी भारत के केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक प्रकार से जन्म दर 2.1 से अधिक है, और वो कौन कौन से हैं? तो बिहार में 2.98 सर्वाधिक है, उसके अलावा मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.35, झारखंड में 2.26 और मणिपुर में 2.17 है। कितने राज्य हैं 2.1 से अधिक? तो 5 राज्य हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इस आपके रिपोर्ट जो आपका चौथा संस्करण जारी हुआ था उसमें 62% की तुलना में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5 में आपका 12 से 23 महीने के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूरा किया जा चुका है, ठीक है। जबकि जो आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट जो आपकी जारी की गई थी चौथी, उसमें 62% पूरा किया गया था, अब कितना हो चुका है, 77%। बच्चों में पूर्ण टीकाकरण आच्छादन नागालैंड में कितना है, तो 57% से लेकर के दादर नगर हवेली और दमन दीव में कितना है, तो 95। यानी सबसे कम बात किया जाए तो सबसे कम नागालैंड में है, कितना, तो 57% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव में 95%। जबकि पिछले 4 वर्षों से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ठिगनेपन का जो स्तर है वो 3.8 यहाँ पर 38% से कम होकर के कितना हो चुका है, ठिगनेपन की समस्या, तो ये हो चुका है 36, यानी स्टंटिंग प्रॉब्लम भारत में। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, स्टंटिंग की जो समस्या है भारत में इसका इस समय दर कितना है, तो 38% से कम होकर हो चुका है 36। जहाँ ठिगनेपन की समस्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आपकी सबसे कम जो है पांडुचेरी में है 20%, जबकि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा है 47%। उसके अलावा इस रिपोर्ट में जो आपकी चौथी रिपोर्ट थी इसकी तुलना में 5वीं रिपोर्ट में अधिकांश राज्यों या संघ क्षेत्रों में अधिक वजन एवं मोटापे में व्यापक वृद्धि देखी गई है, ठीक है, यानी व्यापक वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर यह महिलाओं में 21% से बढ़कर के 24%, जबकि पुरुषों में 19% से बढ़कर के 23% हो चुका है। किसकी बात की जा रही है, तो मोटापा और वजन अधिक होने की जो समस्या है ये महिलाओं में 21 से 24 हो गया है, जबकि पुरुषों में 19 से बढ़कर के हो चुका है 23। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट थे जो आपके इसके पहले दोनों टॉपिक हमने डिस्कस किया, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सर्वेक्षण था। अब हमारा है रिजर्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, ठीक है। ये आपका सिर्फ इतना अगर आप याद रहते हैं कि आरबीआई इनोवेशन हब जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसे जारी किसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं, नाम है शक्तिकांत दास जी के द्वारा बेंगलुरु में आरबीआई के जो आपका है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। और इसमें इस आपके रिजर्व बैंक के द्वारा अगस्त 2020 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आप यहाँ पर अभी नेक्स्ट इसके पॉइंट में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा
कि आपका जो इनोवेशन हब है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक सब्सिडरीज कंपनी है, जिसकी स्थापना 2013 की धारा 8 के तहत किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस हब की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ संस्थागत व्यवसाय के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित तथा पोषित करने हेतु शुरू की गई है। ठीक है, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कि इसकी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। कहाँ पर किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। उसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को इसमें पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। शक्तिकांत दास जी के द्वारा उद्घाटन कहाँ पर, बेंगलुरु में, और इसके पहले अध्यक्ष हैं सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। ठीक है, उसके अलावा RBIH का उद्देश्य क्या है, तो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है जो देश में अल्प आय वाली आबादी हेतु वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो और साथ ही वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा आपके इससे संबंधित। नेक्स्ट हमारा है वर्णिका स्याही निर्माण इकाई। अभी हाल ही में वर्णिका नाम की स्याही निर्माण इकाई भी RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी के द्वारा उसका उद्घाटन कर्नाटका के मैसूर में किया गया है। कहाँ पर, कर्नाटक के। ये RBI के नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो वर्णिका स्याही निर्माण इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा, गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा। कहाँ पर, मैसूर में। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसके द्वारा, तो शक्तिकांत दास जी के द्वारा। कहाँ पर, मैसूर में इसको स्थापित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगभग 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ वर्णिका की स्थापना की है, जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला है। और यह इकाई सुनिश्चित करती है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की संपूर्ण मांग देश में ही निर्मित हो। यानी एक प्रकार से इसका निर्माण या इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि हमारे देश में स्याही की जो डिमांड होती है बैंक नोटों के मुद्रण के लिए, उसकी डिमांड हमारे देश में पूरी की जानी चाहिए, जिसके लिए इसकी आपके स्याही निर्माण इकाई की स्थापना मैसूर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है MSME रुपे क्रेडिट कार्ड, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात की जा रही है। इसमें जो आपका है क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। किसके, तो ये आपका एक प्रकार से जो MSME मंत्री हैं, नाम है नारायण राणे के द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसकी स्थापना याद रखिएगा 2008 में किया गया था। NPCI की स्थापना तथा 4 अन्य बैंकों कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक और HDFC बैंक, इसके साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम रुपे क्रेडिट कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। सबसे पहला किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपका जारी किया गया है नारायण राणे के द्वारा, जो MSME मिनिस्टर हैं। उसके अलावा कितने बैंक शामिल हैं, तो इसमें 4 बैंक शामिल हैं, याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक और HDFC बैंक। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15। कौन सा, IC15। ये भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें 15 सबसे अधिक कारोबार करने वाली क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप निगरानी हेतु भारत में एक क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर के द्वारा। किसके द्वारा, तो वैश्विक क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों में सूचीबद्ध एक प्रकार से जो 15 सबसे अधिक कारोबार करने वाले क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन की माप तथा उसकी निगरानी के लिए भारत में क्रिप्टो इंडेक्स की शुरुआत की। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी को शुरुआत करने वाला जो देश कौन सा है, उसका नाम एक बार करें, कमेंट में आंसर सारे लोग बताइएगा कि कौन से देश ने वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मान्यता दे दी है क्रिप्टो करेंसी को। इस क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स को नाम दिया गया है IC15। उसके अलावा सूची में स्थान पाने हेतु किसी क्रिप्टो करेंसी को कौन कौन सी योग्यताएं पूरी करनी होगी, तो पहला, समीक्षा अवधि के दौरान व्यापारिक दिनों में कम से कम 90% तक व्यापार करना। दूसरा, पूंजीकरण परिचालन के संदर्भ में शीर्ष 50 कंपनियों में शामिल होना। उसके अलावा व्यापारिक मूल्य के आधार पर शीर्ष 100 सबसे अधिक तरल क्रिप्टो करेंसी में से एक होना। यहाँ पर ये आपकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसके माध्यम से उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, IC15 जो आपका है इंडेक्स को क्रिप्टो वायर के द्वारा गठित एक इंडेक्स गवर्नेंस कमेटी के द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें
क्रिप्टो विशेषज्ञ, निपुण, शिक्षाविद और उद्योग व्यवसायी इसमें शामिल होंगे। यानी इसको नियंत्रण करने के लिए एक प्रकार से अलग से समिति बनाई जाएगी, जिसमें क्रिप्टो से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषज्ञ, व्यापारी और महत्वपूर्ण एक प्रकार से जो एक उद्योग व्यवसायी हैं, शिक्षाविद हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और समिति के द्वारा ही सूचकांक की निगरानी, रखरखाव और प्रबंधन भी किया जाएगा। यह समिति जो है बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 400 क्रिप्टो करेंसी में से 15 क्रिप्टो करेंसी का चयन करेगी। यानी जो आपकी समिति बनाई जाएगी, प्रमुख जो शिक्षाविद हैं, क्रिप्टो करेंसी विशेषज्ञ हैं, व्यापारी प्रमुख हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है एक प्रकार से 400 क्रिप्टो करेंसियों में से 15 क्रिप्टो करेंसी का चयन किया जाएगा। और हर 3 महीने पे इस सूचकांक की निगरानी, समीक्षा और इसको रीबैलेंसिंग किया जाएगा। इंडेक्स का आधार मूल्य कितना है तो 10,000 निर्धारित किया गया है। जबकि जो आपका आधार तिथि कौन सी है तो 2018 में 1 अप्रैल ये आपकी आधार तिथि बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा। इतना ही अगर आप याद रखते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कौन से बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, इसको आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है तो आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में इसको अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, जिसकी स्थापना 2013 में इसके पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है जिसका स्थापना 2017 में किया गया था। यह पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसको भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है तो ये भी आपका आरबीआई के द्वारा दिया गया है। और पेटीएम की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। यहीं पर आपको पता है लावा का 5G संस्करण भी जारी किया गया है इसी नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क ये जारी कौन करता है तो इसको आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। शक्तिकांत दास जी जो गवर्नर हैं, 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है तो छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जबकि भुगतान का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए? ऑफलाइन, यानी बिना इंटरनेट के माध्यम से भी आप आसानी से भुगतान कर सकते हैं इस ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क के द्वारा। ठीक है, इसके लिए आपके पास उपकरण कौन सा होना चाहिए तो कार्ड होना चाहिए, वॉलेट होना चाहिए या फिर मोबाइल डिवाइस होना चाहिए। और लेन देन की सीमा कितनी है तो 200 रुपये और समग्र लेन देन की यानी ओवरऑल लिमिट कितनी है तो 2000 रुपये। इस माध्यम से 2000 रुपये तक जो है आप बिना इंटरनेट के भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कब से लागू किया गया है तो 3 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। और फीडबैक इसका जो है कब है तो आपका सितंबर 2020 से जून 2021 में इसका फीडबैक लिया गया, इसको लागू कर दिया गया 3 जनवरी को। मिनिमम सीमा है 200 रुपये, मैक्सिमम सीमा है आपका 2000 रुपये और बिना इंटरनेट के इसका संचालन किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। इतने पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। कौन सा? इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट हैं हमारे एग्रीकल्चर उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में, उससे संबंधित पॉइंट को यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है 11वीं कृषि संगणना। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। संस्करण कौन सा है तो 11वां है। और इस संगणना को हमारे देश के कृषि मंत्री, जिनका नाम क्या है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा जारी किया गया है। और ये आपकी जो कृषि संगणना है प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया गया है तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। यह गणना आपके प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। और यह पहला अवसर है जब कृषि संगणना के लिए डाटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, जिससे कि समय पर डाटा को उपलब्ध किया जा सके। यानी इस पहली बार है इस कृषि संगणना रिपोर्ट में जिसमें डाटा को एक प्रकार से ऑनलाइन रूप से उसको रिजर्व करने का काम किया जा रहा है। इसमें अगर बागवानी फसलों की सबसे पहले बात किया जाए तो आपका नेक्स्ट है 14 जुलाई 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा बागवानी फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संदर्भ में 2021-22 से तो एक द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। ये द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर देश में बात किया जाए तो बागवानी फसलों का टोटल उत्पादन कितना है तो लगभग 341.63 मिलियन टन जो है बागवानी फसलों का उत्पादन है। जबकि 2020-21 के अंतिम अनुमान में ये कितना था तो 334 मिलियन टन था। यानी इसमें आपके बात किया जाए तो कितना वृद्धि हुई है तो आप देखेंगे इसमें आपके लगभग 7.03 मिलियन टन या फिर 2.10% की वृद्धि हुई है बागवानी फसलों में हमारे देश में।
उसके अलावा अगर फलों के उत्पादन में बात किया जाए तो लगभग 107.10 मिलियन टन था 2021-22 में, और यह आपका विगत वर्ष में कितना था, तो 102.48, यानी लगभग कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। उसके अलावा सब्जियों में अगर बात की जाए तो इस बार 2021-22 में कितना है उत्पादन, तो 204.61 मिलियन टन, जबकि ये आपका विगत वर्ष यानी 2020-21 में कितना था, तो 200.45, यानी लगभग वृद्धि कितनी हुई है, तो 4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है आपके नए संस्करण में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके आधार पर। प्याज के उत्पादन में 2020-21 में 26.64 मिलियन टन का उत्पादन था, जबकि 2021 में कितना हो गया है, तो लगभग 31.70 मिलियन टन, यानी इसमें भी लगभग कितना वृद्धि हुआ है, तो 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है प्याज के उत्पादन में। और आलू का उत्पादन जो आपका 2020-21 में था 56.17 मिलियन टन, जो आपका 21-22 में कितना हुआ है, तो 53.58 मिलियन टन अनुमानित है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक है। 53.58 मिलियन टन, एक प्रकार से इसमें कमी हो रही है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। टमाटर का उत्पादन 2020-21 में 21.18 मिलियन टन था, जो 2021-22 में अनुमानित है 20.34, यानी इसमें भी कमी का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट हमारा है रिपोर्ट NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, यानी आपका ये रिपोर्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये जो आपकी रिपोर्ट है कौन सा, 5 जुलाई 2022 को भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ये आपका दिल्ली में सभी प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जिसमें इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया है। ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस आपके ये आपका सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया, जिसका सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था। यहाँ पर रैंकिंग की बात की जाए तो इसके अंतर्गत 5 शीर्ष राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्राप्त अंक और रैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले स्थान पर उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश दूसरे पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर है, गुजरात चौथे पर है, और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन दीव ये आपका 5वें स्थान पर है। और सामान्य दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार 0.783 अंक के साथ में कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर बिहार है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि अगर बात करें 0.754 ने यह आपका झारखंड ने इतने अंक प्राप्त करके 10वां स्थान प्राप्त किया है, और सामान्य श्रेणी के अंतर्गत गोवा ये सबसे अंतिम स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। गोवा का स्थान जो है सबसे लास्ट में है इस आपके रैंकिंग के आधार पर। विशेष श्रेणी से संबंधित शीर्ष व अंतिम राज्य कौन कौन से हैं, तो त्रिपुरा जो है शीर्ष है, तथा त्रिपुरा और लद्दाख शीर्ष पर है, याद रखिएगा। जबकि व्यापक राष्ट्र स्तरीय सूचकांक की बात की जाए तो इसमें शीर्ष के तथा अंतिम के राज्य कौन कौन से हैं, तो शीर्ष पर आपका उड़ीसा है, जबकि अंतिम स्थान पर कौन सा है, लद्दाख है, ठीक है। यहाँ पर भी अंतिम स्थान पर आपका लद्दाख है और शीर्ष पर त्रिपुरा है, और यहाँ पर अंतिम स्थान पर आपका लद्दाख है और शीर्ष पर है उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा है खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP रेट जब भी जारी किया जाता है डियर, वो चाहे खरीफ फसलों के बारे में हो या फिर रबी फसलों के बारे में हो, हमेशा उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, ठीक है। रबी यहाँ पर आपके बात की गई है खरीफ फसलों के बारे में, जिसके बारे में जो आपका न्यूनतम MSP यानी आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसके लिए अभी हाल ही में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी गई है। क्या आपका सबसे पहले इसके उत्पादन के बारे में अगर जानना चाहें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 314.51 मिलियन टन, ठीक है, याद रखिएगा ये अनुमान लगाया गया है। जबकि 2020-21 के तुलना में ये आपका जो है 3.77 मिलियन टन अधिक है। 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले 5 वर्षों से यानी आपके 2016-17 से लेकर के 20-21 के औसत खाद्य उत्पादन की तुलना में कितनी टन की वृद्धि हुई है, तो लगभग 23.80 टन की वृद्धि हुई है आपके नए जो रिपोर्ट में बताया गया है 2021-22 के। उसमें अगर बात किया जाए तो आपके जो खरीफ फसलों का नया समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसमें तो सबसे पहला धान आपका याद रखिएगा, धान जो आपका 2021-22 में इसका रेट कितना है,
तो 1940 इसके लिए 2022-23 का रेट जारी किया गया है कितना, 2040 रुपये, यानी वृद्धि कितनी हुई है तो 100 रुपये की याद रखिएगा। धान ग्रेड ए जो आपका है 1960 में था, जो 2060 हो चुका है, यानी 100 रुपये की वृद्धि हुई है। बाजरा आपका 2250 रुपये का था, ये अब कितना हो गया है तो 2350 रुपये, यानी 100 रुपये की वृद्धि हुई है। और रागी 3377 रुपये, इस हो चुका है कितना, 3578 रुपये हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा मक्का की बात की जाए तो मक्का आपका 1870 रुपये में था 2021-22 में, अब 2022-23 में 1962 रुपये हो चुका है। तूर यानी अरहर 63 रुपये में था, अब हो चुका है 6600, यानी 300 रुपये की वृद्धि हुई है। कपास ये आपका मध्यम रेशा जो आपका है 5726 रुपये में था, अब कितने में हो चुका है तो 6080 रुपये इसके एमएसपी, इसका नया रेट घोषित किया गया है। लंबा रेशा कपास जी आपका 6025 रुपये में था, अब कितना हो चुका है तो 6380 रुपये हो चुका है लंबा रेशा कपास का नया एमएसपी मूल्य। ठीक है, अगली हमारी रिपोर्ट जो है वो पशुधन और पक्षियों से संबंधित है। किससे, पशुधन और पक्षियों से संबंधित है हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट, यानी हमारे देश में पशुओं की संख्या के आधार पर या पक्षियों की संख्या इसमें आपकी जारी की गई है। ठीक है, तो 12 मई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ये आपकी 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जो है जारी किया गया। इसमें पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, और उस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान आपका जो है संसाधन ब्यूरो में पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। इस रिपोर्ट में आपके 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि 4 जो हैं आपके विदेशी संकर नस्लों को इसमें शामिल किया गया है। यानी टोटल नस्लें कितनी हैं तो इसमें आपके लगभग इसमें आपके 19 चयनित प्रजातियों के 184 जो एक प्रकार से नस्लें हैं, वो चाहे विदेशी हों चाहे देसी हों या संकर प्रजाति से शामिल हैं। कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशुओं का योगदान कितना है तो लगभग 26.5% है, जबकि 73.5% स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी हैं। ठीक है, उसके अलावा कुल विदेशी व संकर मवेशियों में संकर हॉलिस्टीन फ्रीजियन की कितनी प्रतिशतता है तो लगभग 39.3% की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा कितना है तो लगभग 49.3% है। उसके अलावा देशी मवेशियों में आपका गिर, लखीमी और साहिवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है। गिर आपकी गुजरात में पाई जाती हैं। उसके अलावा भैंसों में मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, इसका सबसे ज़्यादा योगदान है कितना 42.8%। ठीक है, जो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है मुर्रा नस्ल की भैंस। उसके अलावा देश में बकरियों की 28 देसी नस्लें पाई गई हैं, जिनमें ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान कितना है तो 18.6%। ठीक है, ब्लैक बंगाल जो बकरी है आपकी, इसका जो है सर्वाधिक योगदान है कितना 18.6% इसका योगदान है। नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। यहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं डियर, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और ये रिपोर्ट जो आपकी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है FAO के द्वारा विश्व वन स्थिति रिपोर्ट को जारी किया गया है। और ये आपकी रिपोर्ट दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एक वानिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विश्व वानिकी कांग्रेस का 15वां संस्करण इसी के दौरान सियोल में इसकी घोषणा की गई है। नए आपकी रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, जिसका विषय क्या है तो वन के साथ एक हरित स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, यानी बिल्डिंग अ ग्रीन हेल्दी एंड रेजिलेंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। वन जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 31% पर विस्तृत है, याद रखिएगा, जिनका कुल विस्तार कितना है तो लगभग 4.06 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। पूरे विश्व की बात की जा रही है, यानी पूरी दुनिया में वन का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 31% है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.06 हेक्टेयर है पूरे दुनिया में। परंतु वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है, क्योंकि आप देखते हैं प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं वनों में आग लग जाती है। जैसे अमेजन जंगल हो गया, ऑस्ट्रेलिया के जंगल हो गए, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षति होती है वनों की। 2000 से 2020 के मध्य में लगभग 47 मिलियन हेक्टेयर जो आपके वन है ये लुप्त हुए हैं, जबकि रोपित वन कुल पृथ्वी के लगभग 294 मिलियन
हेक्टेयर क्षेत्रफल यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल के 7% में विस्तृत हैं, जो 2015 से 2020 तक प्रतिवर्ष 1% से भी कम की दर से उनकी वृद्धि हो रही है। उसके अलावा 2010 से 15 की अवधि की वृद्धि दर कितनी है, तो ये आपकी 1.4% है 2010 से 15 की वृद्धि दर। जो वन है इनमें 80% उभयचर प्राणी, 75% पक्षी तथा 68% स्तनधारी जीवों को आवास मिलता है। यानी वन ही एक प्रकार से हमारे देश में या एक प्रकार से पूरे विश्व में कह सकते हैं हजारों प्रकार के जीवधारियों का एक निवास स्थल है। अगर वन खत्म होते हैं तो ये इस प्रकार के जीव जो हैं इनका भी विनाश हो जाता है। यानी वन आपके समाप्त होने की वजह से कई सारे जीवों का संकट भी पूरी तरह से एक प्रकार से उनका जीवन भी लुप्त हो जाता है। ठीक है, विश्ववती वन में लगभग 60% संवहनीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर? विश्ववत रेखीय वनों में। जबकि 700 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन कुल वैश्विक क्षेत्रफल का जो कितना है 18%, ये वैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने में सहायक है क्योंकि ये आपका 662 बिलियन टन कार्बन इसको धारित करता है, जो कि संपूर्ण विश्व में मृदा एवं वनस्पतियों के द्वारा धारित कार्बन भंडार के आधे से अधिक है। यानी एक प्रकार से वनों का महत्व हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं जिस प्रकार से जल ही जीवन है उसी प्रकार से वन ही जीवन है, क्योंकि वनों की वजह से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। वनों का डेली यानी प्रतिदिन लगातार उसका घटना एक चिंता का विषय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, मिथिला बिहार में है और इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है मिथिला मखाना, जिसको पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा है कृषि उड़ान 2.0। ये आपकी रिपोर्ट है कृषि उड़ान 2.0, जिसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान 2.0 इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके माध्यम से इस कृषि उड़ान 2.0 के माध्यम से एक प्रकार से जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है इसके 100% की हिस्सेदारी वाली सहायक कंपनी नाम है आई क्लास, तथा क्या नाम है? आई क्लास इसका नाम है, तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। ठीक है, इस आपकी कृषि उड़ान 2.0 को, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रकार से कृषि उपज एवं हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण अनुकूल के माध्यम से कृषि के मूल्य में प्रगति करना या सुधार करना, यानी कृषि के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाना और साथ ही साथ उनके मूल्यों में वृद्धि करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है आपकी कृषि उड़ान 2.0 का। उसके अलावा विभिन्न और गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में ये योगदान करेगा। कृषि उपज की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक एवं उसके परिवहन में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा किसानों की आय को दोगुना, जो एक प्रकार से सरकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, कृषि की एक प्रकार से किसानों की आय को दोगुना करना, इस आपके कृषि उड़ान 2.0 का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह योजना मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परिवहन उतना आसान नहीं है, जिसके माध्यम से अब उड़ान योजना के तहत एक प्रकार से कृषि उड़ान 2.0 के तहत यहां पर किसानों को परिवहन की सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो ये भी आपका जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था 2021 में सितंबर में। ठीक है, 2022-23 के लिए, और विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो किस में हुई है, तो मसूर एवं रेपसीड सरसों में कितना 400 रुपये की वृद्धि की गई है। जबकि सबसे कम जो आपकी वृद्धि हुई है जौ में किया गया है, कितना 35 रुपये, 35 रुपये की वृद्धि किया गया है जौ में। याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि मसूर और रेपसीड सरसों में 400 रुपये की सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। ये वृद्धि कितनी हुई है, तो सबसे पहले गेहूँ में आपका जो 1975 रुपये था, ये 2022-23 में कितना हो गया है 2015।
उसके अलावा जौ 1600 रुपये में था, अब कितना हो गया है 1635। चना जो आपका 5100 में है कितना हो चुका है 5230। उसके अलावा मसूर 5100 में था 5500 रुपये में हो गया है, यानी 400 रुपये की सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपके मसूर में। और यहाँ पर आपका 35 रुपये की वृद्धि हुई है। सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है, तो जौ में सबसे कम वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। इस प्रकार से आपके आर्थिक परिदृश्य से संबंधित पार्ट 2 के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, जिनमें रिजर्व बैंक की कई सारी रिपोर्ट थी, जो दरें जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। उसके अलावा आप देखेंगे कृषि उड़ान 2.0 या कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हमने अपने आर्थिक परिदृश्य के पार्ट 2 में डिस्कस किया है। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए थे, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ में, पार्ट 3 के साथ में, अपने आर्थिक परिदृश्य के। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।